अब आज जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट वाइट हो, इफ द सोर्स ऑफ लाइट इन डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट is white light source, then what will be the diffraction pattern in single slit experiment? ठीक है, तो अगर सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक हो, ठीक है, तब हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो मिलता है, it contain alternate dark and bright bands of equal width. ठीक है, और अगर सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट लाइट हो तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न कलर्ड होगा, जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा, ठीक है, फर्स्ट ब्राइट बैंड रेड होगा और लास्ट ब्राइट बैंड वायलेट होगा। जो सेंट्रल बैंड होगा वो वाइट होगा, फर्स्ट ब्राइट बैंड जो होगा वो रेड होगा और विबग्योर के अकॉर्डिंगली लास्ट ब्राइट बैंड जो होगा वो वायलेट होगा। इसी तरह से नीचे भी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट वाइट होगा तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है। तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न कलर्ड होगा अगर सोर्स ऑफ लाइट वाइट हो। उसके आगे आपने +1 में पढ़ा था डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। डॉपलर इफेक्ट साउंड के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें रहता था कि ऑब्जर्वर होता था और सोर्स ऑफ साउंड होता था, उनके बीच में रिलेटिव मोशन, तो साउंड जो रहती थी वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। इसी तरह से डॉपलर इफेक्ट इन लाइट भी है। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट क्या बोलता है कि व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर। सोर्स ऑफ लाइट मींस कोई व्हीकल आ रहा है, ठीक है, आपके सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, आप भी आगे चले जा रहे हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप रुके हुए हो, व्हीकल आपकी तरफ आ रहा है। तीसरा केस क्या हो सकता है, आप चल रहे हो, व्हीकल रुका हुआ है जिसकी लाइट जल रही है। तो व्हीकल क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट हुआ, आप क्या हुए, ऑब्जर्वर हुए। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट क्या बोलता है, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर is different from the frequency of true frequency of light, is different from true frequency of light। कि जब भी एक सोर्स ऑफ लाइट है और ऑब्जर्वर है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो जो लाइट की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सोर्स से निकल रही है और जो ऑब्जर्वर जो है जो रिसीव कर रहा है, दोनों जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। मेरे तक जो लाइट पहुंचेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी होगी। तो दिस इज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। अब एप्लीकेशंस क्या है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट? एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है, इससे हमें हेल्प मिलती है। डॉपलर इफेक्ट से ऑफ लाइट, इससे हमें हेल्प मिलती है टू मेजर द स्पीड ऑफ स्टार्स।
स्टार्स की स्पीड जो है अगर आपको मेजर करनी है, गैलेक्सीज की स्पीड आपको मेजर करनी है, गैलेक्सीज की स्पीड आपको मेजर करनी है, तो देन यू विल टेक हेल्प ऑफ, यू विल यूज द डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ठीक है। स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सन, it helps to measure the speed of rotation of sun। और सन की स्पीड ऑफ रोटेशन क्या है? 2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में सन कितना रोटेट करता है? 2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 किलोमीटर। सन के अंदर जो प्लाज्मा टेम्परेचर है, टू मेजर द प्लाज्मा टेम्परेचर इन सन का टेम्परेचर भी मेजर करना हो, वहां से भी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस जो होती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर ऑफ द सन। ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी इसका यूज होता है। अगर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है वहां पे हम जा नहीं सकते हैं, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, वहां से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं टेम्परेचर। फोर्थ, टू मेजर द टेम्परेचर इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। और क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं? एरोप्लेन्स की, रॉकेट्स की, सबमरीन्स की वेलोसिटीज। टू मेजर द वेलोसिटीज ऑफ एरोप्लेन्स, सबमरीन्स, ठीक है, रॉकेट्स। लाइट से ही हम उनकी जो वेलोसिटीज हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सैटेलाइट्स की अगर वेलोसिटीज एस्टिमेट करनी हो तो सैटेलाइट्स की वेलोसिटीज भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक which is polarization। Polarization, it is a phenomena of restricting light It is the phenomena of restricting light vibrations in some particular direction in
अब आपको पता है लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होगा, इसका मैग्नेटिक वेक्टर भी होगा। ठीक है, अगर वेव जो है इस तरफ को चल रही है तो इसकी वाइब्रेशंस जो हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोकने का जो प्रोसेस है, रेस्ट्रिक्ट करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके आगे है पोलराइड्स। पोलराइड्स पोलराइड्स क्या होता है? पोलराइड्स वो मटेरियल हैं जो लाइट को पोलराइज करते हैं। पोलराइड्स आर दोज मटेरियल्स which polarizes light। तो ऐसे मटेरियल जो लाइट को पोलराइज करते हैं उनको हम बोलते हैं पोलराइड्स, यानी पोलराइड्स की हेल्प से हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल है टॉर्मालाइन क्रिस्टल्स। अब पोलराइड्स जो है इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइड्स? सनग्लासेस जो होते हैं हमारे, जो गॉगल्स हम डालते हैं, ठीक है, ये भी पोलराइड शीट के बने होते हैं टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइट। सनग्लासेस क्यों डालते हैं हम? ताकि आंखों में धूप ना लगे। तो पोलराइड्स जो होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ, so sunglasses are made up of polaroid sheets to protect the eye from the harmful effect of light। ठीक है, तो sunglasses में यूज होता है। दूसरा, जो हमारे व्हीकल की विंडशील्ड होती है, कार की, बस की, जो सामने का शीशा होता है, फ्रंट का शीशा, वहां भी हम पोलराइड्स का यूज करते हैं। विंडशील्ड ऑफ व्हीकल्स, विंडशील्ड ऑफ व्हीकल, वहां भी हम पोलराइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि सामने से जो लाइट आ रही है, जिसको बोलते हैं हेडलाइट ग्लेयर, उसको कम किया जा सके। हेडलाइट ग्लेयर को कम करने के लिए भी पोलराइड्स जो हैं उनको यूज करते हैं हम। जो फ्रंट का शीशा रहता है, जिसको हम विंडशील्ड बोलते हैं किसी भी व्हीकल की, और इसको कहां पे यूज करते हैं? जो पुरानी पेंटिंग्स होती हैं, पुरानी पेंटिंग्स जो रहती हैं, पुराने जो हमारे म्यूजियम्स रहते हैं, वहां पे पुरानी पेंटिंग्स रहती हैं, उन पेंटिंग्स के ऊपर हम क्या करते हैं?
पोलराइड मटेरियल का कोटिंग कर देते हैं उन पेंटिंग्स के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं होलोग्राफी। कि पुरानी पेंटिंग्स जो होती हैं उनका कलर और कंट्रास्ट मेंटेन रहे, खराब ना हो, तो उनके ऊपर हम पोलराइड, लाइट उनके ऊपर पड़े तो उनका कलर और कंट्रास्ट खराब ना हो, तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, पोलराइड मटेरियल जो है उसको, उसकी कोटिंग कर देते हैं ताकि उनका कलर जो है वो मेंटेन रहे। 3D मोशन पिक्चर्स में भी मोशन पिक्चर्स जो रहती हैं वहां पे भी हम पोलराइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी पोलराइड्स का यूज करते हैं। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम पोलराइड्स का यूज करते हैं। तो पोलराइड्स जो हैं जिनसे हम पोलराइजेशन कर सकते हैं लाइट की, उनको बोलते हैं पोलराइड्स, और इनके यूजेस मैंने आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। कि लाइट की नेचर ट्रांसवर्स होते हैं, मैथमेटिकली तो हम प्रूव कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अब हम एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करेंगे कि लाइट की नेचर जो है वो ट्रांसवर्स होती है। लाइट वेव जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ओके। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया। दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर की तरफ को, दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैंने बना दिए, दो मैंने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बना दिए, जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं एक टॉर्मालाइन क्रिस्टल ले लूंगा। टॉर्मालाइन क्रिस्टल क्या होता है, इसमें स्लिट्स बनी होती हैं। इसमें स्लिट बनी होगी जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं। अब ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं, और इनके बीच का एंगल आपको पता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है आपस में, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो जब टॉर्मालाइन क्रिस्टल मैंने ऐसे रखा हुआ है, जैसे मेरे हाथ में ये उंगलियों के बीच का गैप है, तो अगर मैं पेन को मैं क्या मान लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लूं, तो पेन अगर मैं ऐसे रखूंगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो मेरे हाथ की उंगलियों के बीच से क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे होगा तो क्रॉस करेगा। तो यहां जो मुझे
लाइट मिलेगी इधर, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रेजेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहां, ये टॉर्मालाइन क्रिस्टल उस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रोक लेगा। तो मुझे जो आउटकम मिलेगी मुझे आउटकम में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिलेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि जो लाइट है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये जो लाइट थी, इस लाइट को बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, टॉर्मालाइन क्रिस्टल से पास होने के बाद एक उसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रुक गया, तो अब जो लाइट यहां तक पहुंची, इस लाइट को बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब मुझे यह चेक करना है कि सच में जो मेरे को लाइट यहां पे मिली वो पोलराइज्ड है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, और ये आगे स्लिट, ठीक है। अब हमें वहां पे क्या मिला, यहां पे हमने क्या देखा अभी पीछे कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल रहा है। अब हम एक और टॉर्मालाइन क्रिस्टल लेंगे, उसको ऐसे रख देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर हमें यहां पे कोई भी लाइट का वेक्टर नहीं मिला, इट मींस ये जो लाइट थी ये पोलराइज हो चुकी है, लाइट पोलराइज हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पे मुझे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। नो, तो ये लाइट थी अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, टॉर्मालाइन क्रिस्टल, ये लाइट आ गई पोलराइज्ड। ठीक है, और ये फिर से टॉर्मालाइन क्रिस्टल, और यहां पे मुझे कोई भी लाइट नहीं मिल रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये पता चलता है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी नेचर कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया है बहुत बार, पोलराइजिंग एंगल और ब्रीवेस्टर एंगल।
ब्रिवेस्टर एंगल, पोलराइजिंग एंगल और ब्रिवेस्टर एंगल। ठीक है, तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस द ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच the reflected light is completely polarized, ऐसा एंगल जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाए, उस एंगल को बोलेंगे हम पोलराइजिंग एंगल और ब्रिवेस्टर एंगल। ठीक है, अब हमें ब्रिवेस्टर लॉ जो है इसको स्टेटमेंट तथा साथ में इसको एक्सप्लेन करना है। ब्रिवेस्टर लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट, व्हेन some unpolarized normal light, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, दोनों वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो when some unpolarized light incident on an interface separating two mediums at an angle theta p एट एन एंगल थीटा पी। अब इसमें क्या होगा, आपने ध्यान रखना है, एक मीडियम आएगा एयर और दूसरा कोई और मीडियम होगा। आप ग्लास भी ले सकते हो या वाटर भी ले सकते हो, और अगर ये जो ग्लास और एयर जो मीडियम है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा, अगर ये कितना होगा, म्यू होगा, तो ब्रिवेस्टर लॉ क्या बोलता है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा पी। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा पी। ये है स्टेटमेंट ऑफ ब्रिवेस्टर लॉ कि अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो एयर और किसी और मीडियम के इंटरफेस के ऊपर फॉल करती है किसी एंगल थीटा पी पे, और इंटरफेस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो जो है वो है म्यू। ठीक है, तो म्यू जो होगा वो tan थीटा पी के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि जब लाइट जो है किसी इंटरफेस के ऊपर किसी पोलराइजिंग एंगल थीटा पी पे फॉल करती है, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट जब दो मीडियम जो हैं उनके इंटरफेस के ऊपर पोलराइजिंग एंगल थीटा पी पे फॉल करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो उसका कुछ पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट जो होगा वो रिफ्रैक्ट होगा,
और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड पार्ट्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। पर कंडीशन यही है कि लाइट मस्ट इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा पी, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। क्लियर है? चलो देखते हैं। ये कोई इंटरफेस आ गया, इधर मीडियम है, एयर, यहां पे कोई दूसरा मीडियम आ गया, मान लो ग्लास, ये रे इंसिडेंट रे है, ठीक है, नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल आ गया। अब यहां पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। ये जो रे ऑफ लाइट आई है, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होगा मींस ऐसे चला जाएगा, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो मेरा ये जो एंगल है, ये एंगल आ गया थीटा पी, पोलराइजिंग एंगल बोलेंगे इसको, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरा ये एंगल भी कितना आ गया, थीटा पी आ गया। जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो थीटा पी इज इक्वल टू, दूसरा भी एंगल क्या आ गया, आर इज इक्वल टू थीटा पी, ठीक है। साथ में ये एंगल जो होगा, ये एंगल आएगा थीटा आर, मान लेते हैं इसको। तो ब्रीवेस्टर लॉ क्या बोलता है कि ये जो मेरे एंगल रिफ्लेक्टेड पार्ट है, जो रे का रिफ्लेक्टेड पार्ट है ये वाला, और ये रिफ्रैक्टेड पार्ट है, ठीक है। ब्रीवेस्टर लॉ ये बोलता है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड पार्ट के बीच में जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं O, ये A, ठीक है, ये B, और इसको ले लेता हूं मैं पॉइंट C। यानी रिफ्रैक्टेड रे OC की तरफ जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे OB की तरफ जा रही है, और AO जो है दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। तो एंगल BO, इंटरफेस का नाम रख देता हूं XY, ठीक है। तो एंगल BOY एंड एंगल COY, इन दोनों का सम 90 डिग्री। अब एंगल BOY, अब ध्यान से देखें, एंगल BOY ये टोटल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल VOY क्या आएगा, 90 माइनस ये वाला एंगल,
तो एंगल BOY को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा P प्लस एंगल COY, तो यहां से ये एंगल नॉर्मल के साथ एंगल 90 डिग्री, तो एंगल COY मेरे पास क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा R, तो मैं इसको लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा R इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या है 90। ठीक है, तो 90 प्लस 90 क्या हो गया 180, 180 माइनस इन दोनों में माइनस है थीटा P प्लस थीटा R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस 180 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो मेरे पास आएगा थीटा P प्लस थीटा R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से आप थीटा P भी निकाल सकते हो, थीटा R भी निकाल सकते हो। तो मैं थीटा R निकाल लेता हूं, ये क्या आएगा 90 माइनस थीटा P। अब स्नेल्स लॉ इंटरफेस है, रिफ्रैक्शन हो रही है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। साइन थीटा P अपॉन साइन थीटा R इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, साइन थीटा P अपॉन थीटा R कितना है 90 माइनस थीटा P, तो साइन 90 माइनस थीटा P इज इक्वल टू म्यू। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा P अपॉन कॉस थीटा P इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा P विच इज ब्रिवेस्टर लॉ। तो हम लेके चले कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हम लेके चले। ये पूरा एंगल हम 90 डिग्री लेके चले, ये वाला, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, इजी है, सॉल्व हो सकता है आराम से आपसे। अब एक न्यूमेरिकल है छोटा सा कि आप म्यू की वैल्यू निकालिए अगर पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री है। सिंपल है, म्यू आपको फाइंड आउट करना है और थीटा P आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो ये रिलेशन यूज करेंगे, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा P, आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, उसमें म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.732, म्यू दे रखा है 1.732, आप थीटा P निकालिए और साथ में थीटा R निकालिए, ये भी हो जाएगा। यही रिलेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, थीटा P की वैल्यू मिल जाएगी, थीटा P प्लस थीटा R इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, उस रिलेशन को आप, थीटा P मिल गया तो थीटा R आप निकाल लोगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि बोलता है लाइट वेव्स जो हैं उनको हम पोलराइज कर सकते हैं, वी कैन पोलराइज लाइट वेव्स
बट वी कैन नॉट पोलराइज साउंड वेव्स। तो आपको पता है साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और पोलराइजेशन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही हो सकती है। तो you will write that we can only polarize electromagnetic waves, or as sound waves are mechanical waves, not electromagnetic waves, that's why we cannot polarize sound waves, while light waves are electromagnetic waves, hence these can be polarized. एक और क्वेश्चन है, what happened to the intensity of light when it is polarized? कि लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब लाइट को पोलराइज किया जाता है। तो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन इट इज पोलराइज्ड, क्योंकि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों होंगे अनपोलराइज्ड लाइट के पास। पर जैसे ही हम लाइट जो है उसको पोलराइज करते हैं तो या तो इलेक्ट्रिक वेक्टर या मैग्नेटिक वेक्टर जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर वो एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट होता है तो बाकी के प्लेन्स में भी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसके कारण इंटेंसिटी जो है लाइट की वो डिक्रीज हो जाती है जब हम लाइट को क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे जिसमें वाइब्रेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड इन सम पर्टिकुलर प्लेन। द लाइट विल बी कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट if the vibrations are restricted in some particular plane, then the light is known as plane polarized light. अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि what evidence is there to show that sound is not electromagnetic in nature? कि आप किस एविडेंस से हमें यह बता सकते हैं कि साउंड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है। तो बेसिक जो रहेगा कि साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट, साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। साउंड को चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी होगी उसको चलने के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो यहां से हमें पता चलता है कि साउंड जो है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक और क्वेश्चन है कि विच अमंग एक्सरेज, साउंड वेव्स एंड रेडियो वेव्स कैन बी पोलराइज। एक्सरेज हैं, साउंड वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इनमें से किन को हम पोलराइज कर सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन किया कि साउंड वेव्स जो उनको हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं, रेडियो वेव्स और एक्स रेज जो हैं, ठीक है, ये इनको हम पोलराइज कर सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो पोलराइज उन्हीं को कर सकते हैं जो ट्रांसवर्स हो बाय नेचर। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर वेव ऑप्टिक्स।